कम्युनिस्ट और वामपंथी आंदोलन के लिए, वो है हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती अभी है, हिंदुत्व के जो विचारधारा है और उनका जो फांसीवादी जो विचारधारा है, उसका सही आकलन करना, मूल्यांकन करना, उसमें कॉमरेड सीताराम का बड़ा योगदान रहा है। अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें भी जिक्र है, 1993 में कॉमरेड सीताराम ने एक छोटी सी किताब लिखा था। वो था गोलवालकर के एक किताब था, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, जो 1939 में उन्होंने उसको पब्लिश किया था। बाद में उसको फिर आरएसएस ने उसको सर्कुलेट करना बंद कर दिया था। आरएसएस के दफ्तरों में और उनके बुक शॉप्स में हमें किताब नहीं मिलती थी उस समय, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई है वो आज आरएसएस भी हिचकिचाहट है उसको बताने के लिए, क्योंकि उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हिटलर ने जर्मनी में जिस तरह यहूदियों के मसले को हल किया, हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द जूज, उससे हमें हमारे देश में भी सबक सीख के हमें भी यही करना चाहिए। इसका मतलब वही गैर हिंदू जो कौम है, मुस्लिम है, ईसाई है, उसके प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो हिटलर के जर्मनी से वो सबक सीख रहे थे और मिसाल बता रहे थे। तो उस गोलवालकर की किताब के जो उन्होंने आलोचनात्मक एक ऐसे था, लंबे ऐसे था, उसको जब उन्होंने छापा तो उससे ही बहुत से लोगों को पता लगा कि आरएसएस का ये हिंदुत्व का जो सोच है, विचार है, उसकी असली चेहरा क्या है। और उसी जो उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से पूरे इस आरएसएस के हिंदुत्व के विचारधारा का विश्लेषण किया, वही उनके पूरे बाद में उनकी राजनीतिक गतिविधियों में, जीवन में उसको खतरा में, जो खतरा उन्होंने देखा, उसके खिलाफ किस तरह हमारे देश में तमाम जनवादी और सेक्युलर ताकतों को लामबंद करके उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, वो ये वैचारिक उनकी जो समझ रही हिंदुत्व के बारे में, वो आखिरी दिन तक वही उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया कि हमारे देश के सामने अभी जो दक्षिणपंथी सांप्रदायिक फांसीवादी जो ताकतों का खतरा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए क्या रणनीति और कार्यनीति अपनाना चाहिए, वो उसके बारे में उनकी जो समझ थी, वो उस समय उस तरह के इतने साफ तरीके की समझ किसी और में नहीं था। और तीसरी बात यह है, पहली बात मैंने पार्टी के मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा में उन्होंने जो योगदान किया था उसके बारे में बताया, और अभी दूसरा ये है हिंदुत्व के बारे में उनकी जो समझ बनी, और तीसरा है कि पूरे अपने जीवन में, क्योंकि उनका एक मार्क्सवादी सोच और आधार था, वो हमारे देश में और दुनिया के पैमाने पर हमारी जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो साम्राज्यवाद के खिलाफ है, उसको कभी नहीं भूला उन्होंने। और कॉमरेड अभी विमान बासु ने जो जिक्र किया
वो लंबे समय के लिए हमारे पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के हेड थे और चाहे वो फिलिस्तीन के संघर्ष हो, चाहे वो क्यूबा के समाजवादी क्यूबा के संघर्ष हो, अमेरिकी साम्राज्यवाद के जो हमला पिछले 6 दशक से रहा है क्यूबा के खिलाफ, चाहे वो वियतनाम में मुक्ति संघर्ष के बाद वहां उनके जो प्रयास रहा है वहां समाजवाद के निर्माण के लिए, उस सब में कॉमरेड सीताराम का सीधा वहां के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका बहुत गहरा संबंध था और उनके मृत्यु के बाद हमारे पास जितना हमारे देश के अंदर से हमें शोक संदेश मिला, उतना ही अंतर्राष्ट्रीय पैमाने से दूसरे देशों के कम्युनिस्ट पार्टियां, वहां के प्रगतिशील संगठन वगैरह, उन्होंने सब मिलके सबने हमें संदेश भेजा। ये दिखाता है कि कितना उनका गहरा संबंध रहा है और सिर्फ क्यूबा या वियतनाम या पैलेस्टाइन का सवाल नहीं है। हमारे ही दक्षिण एशिया के हमारे देश के पड़ोसी देश जो हैं, जैसे नेपाल में, नेपाल के वहां के जनवादी आंदोलन जब वहां चल रहा था राजशाही के खिलाफ, तो सीताराम का वहां के तमाम जो वामपंथी और दूसरे जो जनतांत्रिक ताकतें थी उनके साथ सीधा संबंध रहा। उनके समर्थन में बहुत कुछ उन्होंने काम किया। तो एक अंतर्राष्ट्रीयवादी थे वो। He was an internationalist। और ये कभी ये बात नहीं भूला कि साम्राज्यवाद जो है वो हमारे देश की जनता का और विश्व पैमाने पर जनता का मुख्य दुश्मन है। और आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के रणनीति प्रोग्राम जो है और उस प्रोग्राम को के अद्यतन के लिए, अपडेटिंग के लिए जब हमने काम शुरू किया, हमारी पार्टी कार्यक्रम पहले 1964 में हमने बनाया था, फिर 2000 में उसका हमने अपडेटिंग किया उस प्रोग्राम को। तो कॉमरेड सीताराम उस प्रोग्राम कमीशन के सदस्य थे जो अपडेटिंग के लिए कमीशन हमने बिठाया था। और मुझे पता है कि किस तरह उन्होंने उस कार्यक्रम के अद्यतन के लिए जो कुछ उन्होंने योगदान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय हमारे पार्टी में बहुत बहस हुई थी, पार्टी के केंद्र कमेटी और ऑडिट ब्यूरो में अंदरूनी बहस बहुत चली और इतना ऐसे मुद्दे थे, जटिल मुद्दे थे कि हमें जो हम सोचे थे 2-3 साल में पूरा करेंगे ये काम, अंत में 5-6 साल लग गए क्योंकि पार्टी में इतनी बहस चल रही थी। और कॉमरेड सीताराम की जो भूमिका है उसमें मुझे उसमें पूरी तरह मैं जानकार हूं। तो पार्टी की रणनीति और फिर खास तौर पर जब वो हमारे पार्टी के महासचिव बने, जनरल सेक्रेटरी बने, हमारी जो कार्यनीति है, टैक्टिक्स है, और कॉमरेड सीताराम हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने जब बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत के सरकार बना लिया था, मोदी सरकार 2014 में,
2015 में वो पार्टी कांग्रेस में हमारे जनरल सेक्रेटरी बने थे। तो उनके पूरे समय काल जब वो जनरल सेक्रेटरी रहे अब तक, वो हमारे पार्टी का जो टैक्टिकल लाइन है, भाजपा को हराने के लिए, उसको अलग थलग करने के लिए और चुनावी कार्यनीति में मोदी सरकार को हराने के लिए, वो टैक्टिकल लाइन का निर्माण और उसको लागू करने का काम, उसको सक्षम रूप से अमल में ले आने का काम कॉमरेड सीताराम ने, उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी उसमें। और अभी कुछ दिन पहले हम दिल्ली में इस तरह के व्यापक उनकी स्मृति में सभा किए थे। उसमें करीब 1 दर्जन पार्टियों के लोग आए थे जो इंडिया ब्लॉक के पार्टीज के सदस्य थे, लीडर थे। और उनके भाषण से ये पता लगता है कितना महत्वपूर्ण अहम भूमिका कॉमरेड सीताराम ने अदा की इन सबको एक व्यापक मंच में ले आने के लिए। और मेरे ख्याल में सीताराम के आखिरी ये जो साल रहा है 23-24 का, इतना बहुत उनको सेटिस्फैक्शन मिला होगा कि ये सामूहिक प्रयास में हम भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक सेटबैक मिला है लोकसभा चुनाव में, उसको बहुमत नहीं मिल पाया। और उसके बाद अभी हम हमारी पार्टी कांग्रेस के लिए तैयारी शुरू की जुलाई महीने से। तो कॉमरेड सीताराम का ध्यान इसी पर था कि आगे हमारे लिए हमारी पार्टी की लाइन ऐसे हम तैयार करें जिससे हम हमारे देश में जो अभी जो तानाशाही और सांप्रदायिक और फाशीवादी जो ताकतें हैं जो सत्ता में हैं, उनको और अलग थलग करने के लिए और हराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह हम काम कर सकते हैं, किस तरह हमारी पार्टी को और शक्तिशाली बना सकते हैं, वामपंथी ताकतों की एकता को कैसे मजबूत किया जा सकता है और आगे वामपंथी और जनवादी विकल्प तैयार करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। इन सब बातों पर वो सोचने का काम शुरू कर दिया था। और उनका आखिरी एक निर्णय, हमारी पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी 6 अगस्त को, वो अस्पताल में गए 19 अगस्त को, उसमें उन्होंने हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो और केंद्र कमेटियों की मीटिंगों का एक टाइम टेबल तैयार किया था पार्टी कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, राजनीतिक समीक्षा की रिपोर्ट, राजनीतिक हमारे प्रस्ताव जो है पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, ये सब टाइम टेबल उन्होंने तय किया था जब अचानक उनको अस्पताल जाना पड़ा। और अस्पताल में भी जब हम उनको मिलने जाते थे तो अक्सर वही बात उठाते थे कि अभी पार्टी कांग्रेस की तैयारियां क्या क्या होगा, हम कितने दिन यहाँ अस्पताल में रहेंगे। हम उनको कहते थे कि कुछ चंद दिनों में ये तो आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन उसका यही आखिरी में यही लास्ट days his worry was what will happen to our preparations for the party congress. तो अंत में I can only say that it is now fallen upon all of us to collectively work to ensure that what Comrade Sitaram wanted to do in the coming days, that we should be able to take up and collectively discharge. This will be the
best tribute that we can